बच्चों आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर। बहुत आसान सा टॉपिक है, हमें याद रखना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। FBI से याद रखेंगे, F फॉर फोर्स, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड I फॉर करंट। फोर्स, अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। यही हम लोग पूरा यूज करने वाले हैं। और कोई भी डिवाइस पढ़ने के 4 पार्ट होते हैं, बहुत आराम से समझेंगे। पहला पार्ट होता है डायग्राम, दूसरा पार्ट होता है कंस्ट्रक्शन, अभी सारी चीजें बताते हैं। तीसरा पार्ट होता है प्रिंसिपल और चौथा पार्ट होता है वर्किंग। राइट? तो इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ेंगे तो उसके लिए हमको 4 एस्पेक्ट जानने पड़ेंगे: डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल और वर्किंग। ठीक है, डायग्राम से हम दिखाते हैं कि क्या अरेंजमेंट है, कंस्ट्रक्शन में हम बताते हैं क्या क्या पार्ट्स हैं, उनका क्या क्या यूज है, प्रिंसिपल में बताते हैं कि फिजिक्स का कौन सा फिनोमिना है जो यूज हो रहा है, और वर्किंग में बताते हैं कि ये सारी चीजें मिलके उस फिजिक्स के फिनोमिना को कैसे यूज कर रही हैं। तो जल्दी से एक बार जस्ट गो थ्रू ऑल 4 पार्ट्स जो हमको बताने होते हैं एंड लेट्स बिगिन। तो बहुत आसान सा है। सबसे पहले हम लोग डायग्राम की बात करते हैं, और डायग्राम से भी पहले एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन हो जाता है बच्चों को, ठीक है, कि वो बच्चे भूल जाते हैं कि प्रिंसिपल और डेफिनेशन में क्या फ़र्क है। प्रिंसिपल मतलब फिजिक्स का वो फिनोमिना जो हम यूज़ कर रहे हैं, और डेफिनेशन मतलब कि इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है। तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर is a device that converts electrical energy to mechanical energy। अभी ये भी बताते हैं कैसे काम करता है पूरा। तो सबसे पहले तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन, बहुत ध्यान से समझना। डेफिनेशन इन सबसे अलग है। बच्चे जनरली, बहुत सारे बच्चों मैंने देखा है पिछले 4-5 साल में कि इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस या इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू या इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ये लिखाते हैं प्रिंसिपल में, उसके पूरे मार्क्स कट हो जाते हैं। तो याद रखो, दिस इज द डेफिनेशन। एक ऐसी डिवाइस, तुम लोगों ने पंखा देखा होगा अपना इलेक्ट्रिक वाला, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक मोटर उसके अंदर है। और जो मोटर हम लोग बोलते हैं ना कि घर में पानी खत्म हो गया है, टंकी में पानी नहीं है, मोटर ऑन कर दो ताकि पानी भर जाए, वो मोटर नहीं होता है, याद रखना, वो पंप होता है। पंप क्या करता है? फ्लूइड को एक पार्ट से खींच के दूसरे पार्ट में ट्रांसफर करता है। और मोटर क्या है? शाफ्ट, जो पंखे का जो पार्ट घूमता है ना, अंदर एक रॉड घूमती है, या ड्रिल मशीन तुम लोगों ने अगर देखी हो तो ड्रिल मशीन में भी कुछ घूमता है, दैट इज ऑल्सो शाफ्ट। तो मोटर इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके कुछ घुमाती है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जल्दी से इसको पॉज करो और नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप सबने कर लिया होगा। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर के डायग्राम पे। तो हम लोग जो है आज की क्लास में डायग्राम, कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल, ये 3 चीजें पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बिकॉज ये तीनों पार्ट समझना बहुत जरूरी है और बहुत आराम से समझना है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर के डायग्राम की बात करते हैं। तो पहले साफ कर लेते हैं इसको ठीक से। और इलेक्ट्रिक मोटर में होता है मैग्नेट्स, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स पढ़ना है। तो पहला पार्ट होता है, इस पार्ट को हम पूरा हटा देते हैं यहां से, और इलेक्ट्रिक मोटर के अगर सिर्फ डायग्राम की बात करें तो इसमें होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाने वाले मैग्नेट। इधर साउथ इधर नॉर्थ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको कुछ बुक्स में ये सीधे मिलेंगे, ठीक है, बट इन रियलिटी द मैग्नेट्स शुड बी
राउंड। और वैसा क्यों होता है क्लास 12 में पढ़ोगे, अभी हमारे टॉपिक में नहीं है। ओके, उसके बाद आती है आर्मेचर कॉइल। ये जो पार्ट होता है इसको कहते हैं आर्मेचर कॉइल। नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। ओके, उसके बाद आते हैं ये दो मेटालिक रिंग्स होती हैं एंड वी कॉल देम एज स्प्लिट रिंग्स। अभी सारी चीजें लिख करके बताते हैं, पहले सिर्फ डायग्राम देखो कैसे बनता है। और स्प्लिट रिंग्स के से टच करते हैं छोटे छोटे कार्बन ब्रशेस। बहुत आराम से समझेंगे, कोई हमको जल्दी नहीं इसको समझने के लिए। और यहां पे लगा होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो इसका मतलब यहां पे कोई ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे। एंड दिस इज अ डीसी सोर्स, बैटरी सेल या फिर डीसी इनपुट कहीं से भी हो सकता है। एक स्विच लगा देते हैं, लगाना चाहो लगाओ, ना भी लगाओगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम चाहो तो यहां पे शाफ्ट भी दिखा सकते हो, शाफ्ट दिखाना जरूरी नहीं है, ठीक है, बिकॉज दिस इज द एंटायर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो पहले डायग्राम देख लो, उसके बाद फिर हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। पॉज करके डायग्राम बना भी लो। और अभी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पार्ट्स के नाम है। आई होप सबने बना लिया होगा, तो भाई नाम लिखते हैं सारे। तो ये जो दोनों पार्ट हैं, जो दोनों मैग्नेट है, इसको हम कहते हैं, इसको और ये साउथ वाले को, ये हो सकता है एक ही मैग्नेट हो या हो सकता है अलग अलग मैग्नेट्स हो। इस नॉर्थ का इधर साउथ है, साउथ का उधर दूसरे वाले का नॉर्थ है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि ये पूरा एक सर्कुलर मैग्नेट हो, हॉर्स शू मैग्नेट हो, किसी भी शेप का हो सकता है। तो ये हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट्स, ठीक है, या मैग्नेट भी लिख सकते हो। तो ये दोनों पार्ट हो गए। अब मैं यहां पे अभी इसलिए दिखा रहा हूं, नहीं तो गंदगी बहुत हो जाएगी। दूसरा पार्ट होता है ये ABCD, इसका नाम होता है आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल। और अगर तुम लोगों ने कभी पंखा या इलेक्ट्रिक मोटर खराब हो गया हो घर का और खुला हुआ देखा हो, तो वो बहुत सारी वाइंडिंग होती है, उसमें काफ़ी सारे टर्न्स होते हैं, उसी को हम कहते हैं आर्मेचर कॉइल। तो दिस आर्मेचर कॉइल हैज़ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया था कि सोलेनॉइड की, अगर हमको ये सोलेनॉइड टाइप का ही बन जाता है, बहुत सारे टर्न्स होते हैं इसमें, ऐसे 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 वाउंड होते हैं। तो हमने बताया भी था कि जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उतनी ज़्यादा उस पर फोर्स लगेगी या उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये जो ग्रीन वाले पार्ट हैं, इनको कहते हैं कार्बन ब्रशेस, ठीक। तुम चाहो तो यहां पे B2 दिखा सकते हो, यहां B1 दिखा सकते हो। तो ये दोनों हो गए कार्बन ब्रशेस। कुछ तुम लोगों ने मोटर्स के नाम भी सुने होंगे, जैसे ब्रशलेस मोटर्स, जो आजकल ड्रोन्स जो बनते हैं ना, क्वाडकॉप्टर्स, तो उसमें जो मोटर लगती है दैट इज ब्रशलेस मोटर, बट हमारे सिलेबस में ब्रश वाली मोटर है। और ये जो रिंग्स टाइप के हैं, इनको कहते हैं स्प्लिट रिंग्स। ये दोनों पार्ट, इसको रिंग S1 बोल दिया, इसको S2 बोल दिया, तो ये हो गई स्प्लिट रिंग्स। ध्यान देना, ये दो अलग अलग हैं, स्प्लिट होती हैं, इसलिए इनका नाम है स्प्लिट रिंग्स, ओके। और ये हो गया हमारा DC सोर्स, ठीक है। तो जल्दी से पॉज करके सारे पार्ट्स के नाम नोट कर लो। आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब हम लोग यही सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे कि ये सारे पार्ट्स का क्या काम है और ये कैसे अरेंज्ड होते हैं। इसको हमने नाम दिया है कंस्ट्रक्शन, ठीक है।
इसी तरह से लिखना है जैसे बताया है। और जब आप लोग कॉपी में लिखोगे बोर्ड एग्जाम्स में या स्कूल के एग्जाम्स में, तो अगर जैसे 2 पेजेस हैं, मान लेते हैं ये कॉपी है, ये एक साइड वाला पेज है, दूसरे साइड वाला है, तो पूरे एक पेज का डायग्राम बनेगा, छोटा नहीं बनेगा, ठीक है, उससे अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो सबसे पहली चीज हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रक्शन यहां पे, तो कंस्ट्रक्शन में 2 तरीके होते हैं, या तो हम पैराग्राफ वाइज लिख सकते हैं या हम लोग पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। पर्सनल ओपिनियन में अगर दूं तो पॉइंट वाइज लिखना बेटर होता है, क्योंकि पॉइंट वाइज लिखने में जो पार्ट्स हैं वो क्लियरली दिखते हैं, तो आपको नंबर अच्छे से मिल जाएंगे। पैराग्राफ में हो सकता है कि टीचर से मिस हो जाए, हालांकि जनरली ऐसा नहीं होता है, बट हम रिस्क नहीं लेते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो सबसे पहला पार्ट स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट्स, ठीक है, हम लोग लिखेंगे पहला पार्ट फील्ड मैग्नेट्स। तुम स्ट्रॉन्ग नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। द रीजन बीइंग कि स्ट्रॉन्ग इसलिए क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी, मैं थोड़ा इधर से यहां तक हटा देता हूं ताकि गड़बड़ ना हो। ओके, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट्स की बात करते हैं या फील्ड मैग्नेट की बात करते हैं, तो यहां पे लिख लेते हैं दे आर यूज्ड, जैसा कि हम सबको पता है, तो गेस कर लिया होगा, टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट का काम क्या है? एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना। यहां पे कर्व्ड शेप मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि क्लास 12th में अगर आप साइंस लेते हो और फिजिक्स में आप ये चीज पढ़ते हो, तो वहां पे क्वेश्चन भी पुटअप होता है कि वाई डू वी नीड सर्कुलर और लाइक कर्व्ड मैग्नेट्स। तो इसका आंसर होता है टू क्रिएट रेडियल फील्ड, ताकि पूरे डायरेक्शन में लगे। अगर फील्ड ऐसे होगी तो सीधी सीधी आएगी, और कुछ एंगल्स पे हो सकता है वो ना भी लगे। तो अभी इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो दूसरा जो हमारा पार्ट है, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट के बाद आ जाएगा आर्मेचर कॉइल। तो आर्मेचर कॉइल की बात करते हैं, तो अंडरलाइन कर दें ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए दिखने में। तो आर्मेचर कॉइल का काम क्या होता है, पहले लिख लेते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक, ज्यादा टर्न्स क्यों होते हैं? सो दैट द मैग्नेटिक फोर्स जो इस पे एक्ट करे, भाई ये जो आर्मेचर है ना, ये हम लोग वर्किंग में अच्छे से देखेंगे, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। ओके, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा, और जितना फोर्स लगेगा उतना ही ज्यादा या उतना ही तेज रोटेशन होगा। तेज कहना सही नहीं, उतना ज्यादा एक टर्म होता है टॉर्क मिलेगा, बट अभी उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। तो दूसरे पार्ट के बाद आता है हमारे पास तीसरा पार्ट। आर्मेचर कॉइल के बाद हम आते हैं सीधा रिंग्स पे। तो यहां पे जो रिंग है वो होती हैं स्प्लिट रिंग, और कुछ बुक्स में ये शायद तुम लोग को इस नाम से भी मिले, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। ठीक है, हो सकता है कुछ बुक्स में तुमको इस नाम से मिले। तो अगर तुम लोग सिर्फ स्प्लिट रिंग्स भी लिखते हो उसके भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, और अगर ये लिखते हो तो दिस लाइक क्रिएट्स अ गुड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है। इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं। ये वैसे तो हम लोग पढ़ाते जनरली नहीं है, यही लिखवा देते हैं, इसके भी नंबर है, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर लिखेंगे क्योंकि बेस्ट आंसर होना चाहिए हमारा। तो भाई स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का काम क्या होता है? अभी सिर्फ हम लोग वर्क लिखेंगे, और कैसे वर्क करता है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का काम होता है टू चेंज या ऑल्टर, जो भी ठीक लगे, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन आर्मेचर। ठीक है, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, मैं इसको इधर लिख देता हूं ताकि क्लियरली समझ में आए।
to change the direction of current in armature after every हाफ साइकिल, यानी कि हर आधे साइकिल के बाद। तो जैसे अगर मैं कहूं कि ये मेरा आर्मेचर है, ठीक है, तो आधे साइकिल के बाद पहले करंट मान लेते हैं इधर को था, तो अब आधे साइकिल के बाद करंट इस तरफ को आ जाएगा। बस इसका काम ये, अच्छे से हम लोग वर्किंग में देखेंगे। अभी सिर्फ कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं। तो जल्दी से हम लोग एक बार यहाँ पे पॉज करके ये सारे पार्ट्स लिख लेंगे, फिर मैं उधर इरेज करके लिख दूंगा। अब सिर्फ ब्रशेज और हमारे पास केवल डीसी सोर्स का फंक्शन लिखना बचा है और उनके बारे में बताना बचा है। तो आई होप सबने पॉज करके लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो अभी पॉज करके लिख लो, कोई इश्यूज नहीं है, बैक करके। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर के बाद यहां पे ऐसे लाइन बना देते हैं। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर के बाद आता है कार्बन ब्रशेस। तो यहां पे चौथे नंबर पे आएगा कार्बन ब्रशेस। तुम लोग चाहो तो ब्रश भी लिख सकते हो। तो कार्बन ब्रश, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये कार्बन के ब्रशेस होते हैं। इसका काम होता है, देखो जब बहुत तेज स्पीड में ये जो कम्यूटेटर्स हैं बहुत तेज स्पीड में घूमते हैं ना, तो अगर मेटालिक कांटेक्ट होगा तो या तो ये पूरा भी घूमने लगे, मतलब स्विच ऑन किया पंखे के साथ कमरा भी घूम रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है, बहुत ही ऑकवर्ड हो जाएगा, है ना, कि हेलीकॉप्टर ऑन किया हेलीकॉप्टर भी घूम रहा है साथ में पंखे के, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आई होप ये चीज समझ में आ रही है। तो कार्बन ब्रशेस जो होते हैं इनका काम होता है, इनके दो फंक्शंस हैं, ठीक है। इनका पहला फंक्शन है टू अलाउ फ्री रोटेशन ऑफ आर्मेचर, ठीक है। पहला फंक्शन है टू अलाउ फ्री रोटेशन या फ्री मूवमेंट, यानी कि बिना किसी दिक्कत के घूमे। और दूसरा टू अवॉइड मैकेनिकल डैमेज एट हाई स्पीड्स। मतलब जब बहुत तेज, देखो तुम लोगों ने कभी जनरेटर तो देखा नहीं, पर जैसे पंखा घूमता है ना अराउंड 1 सेकेंड में 30, 40, 50 टाइम्स या सो ऑन, इतनी तेज तो घूमता ही है एक जनरेटर। और इतनी तेज अगर जनरेटर, हमारा जो जनरेटर नहीं घूमता उसके अंदर का जो या मोटर जो होती है वो घूमती है, सेम चीज़ होती है, इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर ऑलमोस्ट सेम है। हम लोग, मैं बता दूंगा, हालांकि 2021 के सेशन से जनरेटर हट गया है, फिर भी मैं बता दूंगा सेम होता है। तो बहुत हाई स्पीड पे अगर कुछ रोटेट करेगा तो मेटालिक कॉन्टैक्ट से वो घिस जाएगा, खराब हो जाएगा। अब सोचो जनरेटर हम यूज़ कर रहे हैं और हर महीने बिल आ रहा है उसको सही करने का, मान लो 2 लाख रुपए, दैट वुड बी वेरी कॉस्टली। तो कॉस्ट एफिशिएंट बनाने के लिए हम कार्बन ब्रश यूज़ करते हैं। और तुम लोगों ने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में अगर नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ोगे कि कार्बन इज अ सेमी कंडक्टर, यानी कि ना तो ये कंडक्टर होता है प्योर, ना तो इंसुलेटर होता है, अलग अलग फॉर्म्स में होता है। तो कार्बन कंडक्शन करता है, भले ही उतना अच्छा ना करे जो कॉपर करता, लेकिन हाँ कॉपर को डैमेज से बचाने के लिए इन रिंग्स को हम यूज करते हैं कार्बन ब्रशेस। तो आखिरी जो 2 हमारे पास पार्ट्स बचते हैं, शाफ्ट तो तुम लोगों को पता है, शाफ्ट मतलब जो एक्सेल होता है जो घूमता है, तो हम लोग शाफ्ट के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। 5th पार्ट जो हमारे पास आता है कार्बन ब्रशेस के बाद, दैट इज डीसी सोर्स, ठीक। डीसी सोर्स जो है इसका काम तुम्हें पता है, इट इज अ सेल और अ बैटरी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इन द आर्मेचर। ये हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हम सिर्फ काम की बातें लिख रहे हैं, फिर भी समझने के लिए हम लिख लेते हैं। तुम चाहो तो लिख लो, अच्छी बात है। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इन द आर्मेचर। और 6th एंड लास्ट जो हमारा पार्ट होता है वो होता है शाफ्ट, जिसको हम लोग एक्सेल भी कहते हैं। ओके, एक्सेल नहीं लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा है। तो शाफ्ट का काम होता है
शाफ्ट का काम होता है टू रोटेट, बस कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा नहीं है, इसके नंबर नहीं मिलेंगे आपको, नंबर आपको मिलेंगे डीसी सोर्स के ऊपर तक के। हालांकि ये भी लिख दो तो अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो जल्दी से पॉज करके सब नोट करो, देन वी विल मूव ऑन टू प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, या सिर्फ प्रिंसिपल भी लिख सकते हो। ओके ये वाला पार्ट मैंने इरेज किया था ताकि वो लिख पाऊँ। आई होप सबने लिख लिया होगा। यहाँ पे नहीं लिखा है तो बैक करके लिख लेना, बहुत ईजी है। ओके नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल, बहुत आसान है, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल याद है, बस ऑलमोस्ट वही लिखना है। कुछ बच्चे इसमें लिख के आते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, नहीं बच्चों, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से तो हम डायरेक्शन निकालते हैं, लेकिन प्रिंसिपल जो होता है, अब मैं वो लिखने जा रहा हूं। प्रिंसिपल इसमें जो होता है एज इट इज हमें याद रखना है, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे लैंग्वेज में भी अगर आपको एक्चुअली समझ में आ जाए तो प्रिंसिपल होता है अ करंट कैरिंग कंडक्टर experiences a force when kept या placed, जो भी आपको ठीक लगे, when kept in an एक्सटर्नल, याद रखना बाहर वाली। देखो अभी कुछ बच्चे कहेंगे सर खुद से भी तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जो फ्लेमिंग्स मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल्स हमने निकाला था, तो नहीं, ये एक्सटर्नल कोई बाहर वाली फील्ड है, जिसके लिए हमने जैसे अभी मैग्नेट्स लगाए थे ना, फील्ड मैग्नेट्स। व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बहुत आराम से समझेंगे इसको। अ करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हेन केप्ट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और तुम चाहो तो इसमें ये भी ऐड कर सकते हो कि वी यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन, हालांकि दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। द थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज दिस मच। प्रिंसिपल देखो 4 पार्ट में नंबर मिलते हैं, मान लो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो 2 नंबर का डायग्राम होगा और 1-1 नंबर के बाकी सब होंगे, या ऐसे इसी तरह से डिवाइड होता है। तो कोई भी पार्ट हमें मिस नहीं करना है, ध्यान से देखना है। अ करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हेन केप्ट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बहुत आराम से समझेंगे। अगर एक करंट है, फिर से FBI याद रखेंगे, अगर करंट है और उसको एक मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर वाली एक्सटर्नल फील्ड है इसमें रखोगे तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स। यानी कि करंट और एक्सटर्नल फील्ड होगी तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स। बहुत आसानी से याद कर लेंगे हम लोग। दिस इज द प्रिंसिपल। जल्दी से पॉज करो और नोट कर लो। आई होप सबने कर लिया होगा। तो अब हम लोगों का कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल और डायग्राम क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्किंग देखेंगे और लिखेंगे कि कैसे वर्क करती है मोटर। या तो मोटर या तो जनरेटर आता था, इस साल पूरे चांसेस है कि इलेक्ट्रिक मोटर ही आएगा, क्योंकि मोटर या जनरेटर या डोमेस्टिक वायरिंग में से आता था। मैं बाकी दोनों टॉपिक्स भी बता दूंगा अच्छे से, बट वो इस साल जज नहीं होंगे 2020 और 21 के सेशन में। तो बच्चों आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिखेंगे वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।